आप सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप में को जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करिएगा। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंथ। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। In our last session, we have discussed about macros, macro recorder, how a macro is used as function, how arguments are passed as values. होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के सेशन में वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स related to database that will help us to understand DBMS in more detail in our further sessions। क्योंकि हम DBMS की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा डेटाबेस को समझना ज़रूरी है। But before this, we must be clear about data and information because our database is made up of both data and information. So let's understand what is data. Can anybody tell me what data is? Because you must have read it in your previous classes. आप सब ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं एक छोटा सा टर्म डाटा और उसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ी होगी। एंड इफ नॉट, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और अगर नहीं भी पढ़ी तो घबराइए मत, आज हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। वेल, डेटा इज अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा एक रॉ और एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल। एक ऐसा डेटा जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाता है, बाद में हमें उसी डेटा को प्रोसेस करना होता है और उसे मीनिंगफुल बनाना होता है, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कुछ मतलब निकले। और इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट डेटा इज समथिंग सिंपल, सीमिंगली रैंडम, यानी कि हमें कुछ चीज़ें रैंडमली, कुछ वर्ड्स या कुछ इंफॉर्मेशन रैंडमली दे दी जाती है। एंड यूजलेस, और ये हमारे लिए तब तक यूजलेस, बिना किसी काम की रहती है, until it is organized, जब तक कि उसे ऑर्गेनाइज एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज नहीं किया जाता। डेटा कम्स फ्रॉम अ सिंगुलर लैटिन वर्ड। डेटा जो है वो हमारा एक सिंगुलर लैटिन वर्ड डेटम से आया है, विच ओरिजिनली मीन्स समथिंग गिवन, जिसका मतलब होता है कुछ दिया हुआ। डेटा में भी आपके पास यही होता है। इफ एट होम योर मदर आस्क यू टू प्रिपेयर टी, so the thing that will come in your mind first, what, कि टी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। we need water, milk, sugar, tea leaves, ये सब चाहिए होता है हमें चाय बनाने के लिए। तो ये सब सिर्फ एक डाटा है, लेकिन जब आप इन्हीं सब चीज़ों को यूज करके एक प्रोसेस के थ्रू चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय बनाना भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जब आप ये सब बनाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ बन के आई वो एक मीनिंगफुल चीज़ है। अगर आप लोगों के आगे वो चीज़ें एज इट इज़ रख देंगे, वाटर, मिल्क, शुगर, ये ऐसे ही रख देंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर, हर बच्चे का जो टेस्ट स्कोर होता है, यानी कि उसे जो मार्क्स दिए गए हैं, वो एक तरीके से एक डाटा ही होता है, क्योंकि उस मार्क्स के बेस पे आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इन द सेम वे, लिस्ट ऑफ डेट्स, अगर आपको एक पेपर पे कई सारी डेट्स लिख कर दे दी जाएं तो वो भी क्या है, मीनिंगलेस है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेट्स देना कोई आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा, आप तक कोई बात नहीं पहुंचा रहा। लेकिन उसी डेट्स के साथ आपको दे दिया जाए कि इस डेट को रक्षाबंधन है, इस पर्टिकुलर डेट को हमारी मीटिंग है, इस पर्टिकुलर डेट को हमें ये पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट करना है, तो वो आपके पास एक मीनिंगफुल डाटा बन जाता है। नाउ लेट्स गो टू व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है।
इंफॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? एक सेट ऑफ डेटा है विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे, जिसे कि एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट, हमारी दी हुई रिक्वायरमेंट के तौर पर। जैसे मैंने अभी आपको टी का एग्जाम्पल दिया, तो टी में आपने जो भी प्रोसेस फॉलो किया, उस प्रोसेस के बाद आपके पास चाय बनकर तैयार हो गई, वो आपके पास प्रॉपर क्या है? एक इंफॉर्मेशन आई है। और यू कैन से व्हेन डाटा इज प्रोसेस, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज अरेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है और फिर उसे प्रेजेंट किया जाता है सो एज टू मेक इट यूजफुल, जिससे कि वो हमारे पास एक यूजफुल वे में नजर आए, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन is a very older word because 1300 में ये हमारे पास सबसे पहले आया था और इसे हम कहते थे द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब होता था एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग। यूजुअली किस रिगार्ड में हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते थे? एजुकेशन में, इंस्ट्रक्शन में, या फिर दूसरी नॉलेज से रिलेटेड कम्युनिकेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ द एंटायर स्कूल। अगर मैं पूरे स्कूल की हर एक क्लास का एक एवरेज स्कोर निकालूं, तो वो मेरे पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक स्टूडेंट का जो टेस्ट स्कोर होता है वो सिर्फ एक डाटा होता है, लेकिन अगर मैं पूरी क्लास के मार्क्स का एवरेज स्कोर निकाल लूं, तो मेरे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ रही है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि इस क्लास का इतना एवरेज स्कोर है, यानी कि ये क्लास इतना इम्प्रूव कर रही है। इन द सेम वे, सेल्स रिपोर्ट बाय रीजन एंड वेन्यू। कोई भी कंपनी अगर अपनी सेल्स रिपोर्ट देखना चाहे, तो वो बाय रीजन सेल्स रिपोर्ट कलेक्ट करती है या बाय वेन्यू सेल्स रिपोर्ट कलेक्ट करती है। तो उस सेल्स रिपोर्ट में उसके पास पूरी डिटेल्स होती है कि ये प्रोडक्ट जो था वो इतना बिका, दिस प्रोडक्ट वॉज सोल्ड इन सो मच प्रॉफिट, the customer has this review about our product, so it is a profitable product। तो इस तरीके से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है? प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक बिजनेस पर्सन जो है वो ये आइडिया ले लेता है दैट द प्रोडक्ट दैट आई एम मैन्युफैक्चरिंग दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्यूचर और नॉट। एज यू आर क्लियर अबाउट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस की कि व्हाट एक्चुअली डेटाबेस इज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेटाबेस को समझने के लिए हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। मैंने इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों कहा? क्योंकि जब भी डेटाबेस बनाया जाता है तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल्स के थ्रू अरेंज की जाती है और वो सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर दी जाती है। इसलिए हम कहते हैं that database is an organized collection of structured information that is stored in a computer system. They support electronic storage, क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम में सारा डाटा स्टोर करें तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। Now you will ask, ma'am, what is manipulation of data? Well, manipulation of data is the process of changing data to make it easier to read or be more organized. Manipulation of data क्या है? कि वो process जिससे कि आप डाटा में चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह के चेंजेस जिससे कि वो पढ़ने में आसान हो जाए और वो आसानी से ऑर्गेनाइज अरेंज किया जा सके। डेटाबेस को हम स्ट्रक्चर्ड क्यों बनाते हैं? so that it provides us with proper storage, रिट्रीवल यानी कि जब हमें उसमें से डाटा चाहिए हो तो हम उसमें से डाटा ले सकें, मॉडिफिकेशन व्हेन एवर वी वांट टू डू चेंजेस, जब हम चेंजेस करना चाहें, और डिलीशन ऑफ डाटा, अगर हम कोई डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकें। एंड व्हेन एवर वी आर डूइंग ऑल दिस, तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसे कि परफॉर्म करके हम अपने ये सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। डेटाबेसेस डू व्हाट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेटाबेसेस मेक डाटा मैनेजमेंट इजी। डाटा को अरेंज करना, मैनेज करना, इस काम को ये हमारे बहुत आसान बना देते हैं।
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे कि एक ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी क्या करती है, एक डेटाबेस का इस्तेमाल करती है और उस डेटाबेस के अंदर वो क्या करती है, लोगों के डाटा को स्टोर करती है, फ़ोन नंबर्स को, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके एड्रेसेस, एनीथिंग दैट यू वांट, इट विल स्टोर ऑल थिंग्स। इन द सेम वे योर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो यूजेस अ डेटाबेस। उसमें आपका क्या होता है, आपकी बिलिंग मैनेज होती है, क्लाइंट से रिलेटेड इश्यूज हैंडल होते हैं, अगर आपके फॉल्ट डाटा है कोई तो उसको हैंडल किया जाता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह रखे जाते हैं, वो सब। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। आई एम ओपनिंग अ शॉपिंग वेबसाइट ओवर हेयर। इस शॉपिंग वेबसाइट में वट एवर यू आर सीइंग, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मोबाइल्स एंड टैबलेट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई मोबाइल आप सर्च कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये मोबाइल जो है वो इतने क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, इतने फीचर्स हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ आप पढ़ना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में, तो ये सब कहाँ होता है, ये सब एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है और वहीं उसी डेटाबेस के थ्रू आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई जाती है और आप इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लेट्स कम टू डीबीएमएस। अभी हमने बात करी थी डेटाबेस की, तो वो सिस्टम जो कि हमें मदद करता है सारे डेटाबेसेस को मैनेज करने में, दैट इज नोन एज डीबीएमएस और यू कैन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो ये वो टॉपिक है जिस यूनिट को हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। So, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, those were the basic terms that are related to your DBMS, and now on we will discuss about the terms that are related to this particular topic. So what is DBMS? DBMS is your software, or you can say a system that is used to manage database. Okay, in a simple language, you can say that a system that helps in maintaining a database is called DBMS. एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको आपके डाटा बेसिस को अरेंज करने में, मैनेज करने में मदद करता है, that is DBMS. But in technical terms, DBMS is a software that manages database with great efficiency by adopting some security measures. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें हम हमेशा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं, बिकॉज विदाउट सिक्योरिटी मेजर्स देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। DBMS allows users the following task. अगर एक सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली आप उसमें कुछ ना कुछ तो परफॉर्म कर ही सकते हैं। तो DBMS यूजर्स को क्या क्या चीज़ें अलाउ करते हैं? द फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन। इट इज़ व्हाट? क्रिएशन, किसी चीज़ को बनाना, मॉडिफिकेशन, उसमें बदलाव करना, एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन, और उस चीज़ को हटा देना। नेक्स्ट इज डाटा अपडेशन, मीन्स इंसर्शन, किसी चीज़ को इंसर्ट करना, ऐड करना। मॉडिफिकेशन आप इसमें भी कर सकते हैं। एंड डिलीशन ऑफ एक्चुअल डाटा, जो आपका वास्तव में डाटा है आपने उसके अंदर इंसर्ट किया है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। डाटा रिट्रीवल, इट मीन्स रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, डाटा में बेस में से सेव किए हुए डाटा को निकालना। जब भी आपको जिस भी डाटा की ज़रूरत हो आप वो डाटा डेटाबेस में से ले सकते हैं। एंड लास्ट इज यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर्स, जो भी यूजर उस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है उसको रजिस्टर करना, उसका एक प्रॉपर लॉगिन बनाना, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, व्हाट द यूजर इज डूइंग, व्हाट एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की इंटीग्रिटी को, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखना, डाटा सिक्योरिटी and recovering information. So these are the things that a software, that a DBMS provides to the users. अब आप पूछेंगे कि क्या बाकी टेक्नोलॉजीज की तरह डेटाबेस के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं?
So I will say yes. So advantages of database are, first is data redundancy. Data redundancy is what? Duplication of data. कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही डाटा को बार बार फीड कर जाते हैं, तो उस डाटा डुप्लीकेसी को कम करने के लिए हमारे डेटाबेस हमें मदद करते हैं। अपडेटिंग एरर्स, अगर हम उसमें कुछ भी अपडेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, तो उस एरर को कम करते हैं। इंक्रीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स requirement that any given database transaction must change affected data only in allowed base, कि आपको जिस काम को करने के लिए जो परमिशन दी गई हो उसी परमिशन के थ्रू आप अपने अफेक्टेड डाटा को चेंज कर सकते हैं। reduces development time and maintenance need, इसको मेंटेन करने के लिए जो नीड होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि एक ही चीज़ को हमें बार बार बहुत मेंटेन नहीं करना पड़ता। डेवलपमेंट टाइम, इसको बनाने का जो टाइम लगता है वो हमारा कम होता है। इम्प्रूव डाटा एक्सेस टू यूजर्स, यूजर्स जो है वो आसानी से इस पे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, हमें प्रॉपर डाटा सिक्योरिटी इसमें मिलती है। रिड्यूस डाटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट, आप जितना चाहे उतना डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसमें से डाटा ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो पहले हमें कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती थी, अब वो कॉस्ट जो काफ़ी कम हो चुकी है। द ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जिनको राइट है, ऑर्गेनाइजेशन के जिन पर्सन्स को राइट है, वो पर्सन्स इसका डाटा जो है वो दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ईजिली मेंटेनेबल, इसको आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होता है। इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम्स, आप किस जो भी डेटाबेस बना रहे हैं उसका आप एक बैकअप रख सकते हैं, और अगर आपका बाई चांस डाटा डिलीट हो गया या डैमेज हो गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और कैसे रिकवर कर सकते हैं? ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डाटा, क्योंकि जब भी आप इसमें कुछ भी बनाते हैं तो वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है, तो बाद में वहां से आप इसको ले सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस, लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि अगर एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली इसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होंगे। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। मैंने आपको अभी बताया था कि आपका इसमें टाइम बचता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में इसको डिज़ाइन करते हैं तो आपका बहुत टाइम लगता है। एक बार डिज़ाइन बन गया उसके बाद तो आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाने में और टाइम ज़्यादा लेता है। सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टिंग में इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगते हैं उसमें बहुत सारी कॉस्ट, हमारे मनी बहुत स्पेंड हो जाता है। डैमेज टू डेटाबेस अफेक्ट्स वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, अगर आपका डेटाबेस डैमेज हो गया तो आपके डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या जितनी भी चीज़ें आपकी डेटाबेस से जुड़ी हुई हैं उन सब पर उसका असर दिखाई देता है। एक्सटेंसिव कन्वर्जन कॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम अ फाइल बेस्ड सिस्टम टू अ डेटाबेस सिस्टम, अगर आप एक फाइल सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्रामर्स, जो भी पर्सन डेटाबेस पे काम करेंगे तो उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग जो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं उसमें भी आपका बहुत मनी स्पेंड होता है। ऑक्यूपाइज ए लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है डिस्क के अंदर, और बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है एक डेटाबेस को एफिशिएंटली रन कराने के लिए। इफ डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपका डेटाबेस डैमेज हो जाता है या आपका डाटा करप्ट हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो डाटा है वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, आप उसे कहीं से भी रिकवर नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि बैकअप के थ्रू हम अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, मैंने कहा था बैकअप के थ्रू, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फेलियर होता है या आपका डेटाबेस ही करप्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है,
तो आप कहीं से भी डाटा रिकवर कर ही नहीं सकते। आपका जो डाटा है, इवन आपका जो बैकअप है वो भी आपका हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तो जान लिए। आइए अब डेटाबेस के फीचर्स को समझते हैं। द फर्स्ट फीचर इज uses a digital repository established on a server। एक डिजिटल रिपोजिटरी एक ऐसी प्लेस जहां पर आप डाटा को स्टोर करते हैं, और ये जो डिजिटल रिपोजिटरी होती है ये आपकी एक सर्वर पर मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। और इस डिजिटल रिपोजिटरी में आप लोग क्या करते हैं, स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और मैनेज कर रखते हैं। सेकेंड इज प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं डाटा के ऊपर, उस पूरे प्रोसेस का क्लियर और लॉजिकल व्यू आपको प्रोवाइड करवाता है। कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। आपके बैकअप ऑटोमेटिक होते हैं और आप उससे रिकवरी भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डाटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। अगर कहीं कुछ फेलियर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो एसिड प्रॉपर्टीज के थ्रू ये अपने डाटा को मेंटेन कर सकता है। अब आप पूछेंगे मैम एसिड प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? वेल, एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, isolation and durability। A atomicity, C consistency, I isolation and D durability। और जब आप इन चारों चीजों को इकट्ठे मिलाते हैं, they are commonly known as acid properties। And why? Because they ensure accuracy, completeness and data integrity। इस वजह से हम इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। अगर डाटा के बीच में बहुत जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा, तो ये उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करता है। यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हम डाटा को मैनिपुलेट और प्रोसेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। हमें जो डाटा मिला है, जो भी हमारे पास डाटा सेव्ड है, उसको सिक्योर करके रखता है। व्यू द डाटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। डाटाबेस को अलग अलग नजरिए से देखता है, अलग अलग तरीके से उसको जांचता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। और क्यों जांच करता है, क्यों देखता है? क्योंकि जिस यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट प्रोवाइड करना। वैसे तो डेटाबेस कई तरह के होते हैं, but we have only one database type in our syllabus, and that is relational database। Let's understand what it is। A relational database is a type of database that stores and provides access to data points that are related to one another। ये डेटाबेस ऐसा डेटाबेस है जो क्या करता है, उन चीज़ों को स्टोर करता है और उन चीज़ों पे हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द सॉफ्टवेयर हैंडलिंग रिलेशनल डेटाबेस इज RDBMS। जैसे डेटाबेस को हैंडल करने के लिए DBMS होता है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी तरीके से रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। टेबल्स आर यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेबल्स के अंदर ही हम अपने डाटा को सेव कर रखते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस ईच रो इन द टेबल, एक टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं वो सारी एक रिकॉर्ड होती हैं, और हर एक रिकॉर्ड का अपना एक यूनिक आईडी होता है, और जो यूनिक आईडीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, की। अब एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे रिलेशनल डेटाबेस के? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, MySQL,
IBM DB2, all these are examples of your relational database. तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। समझ लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टीचर रिकॉर्ड्स की टेबल and second is classes. In teacher record table we have teacher ID, teacher name, office, phone, email. And in classes we have class ID, course code, day of week, time start, time end, teacher ID. तो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? टीचर्स की टेबल के अंदर टीचर आईडी और क्लासेस के अंदर टीचर आईडी। तो ये दोनों टेबल्स आपस में टीचर आईडी के थ्रू रिलेट हो रही हैं, जुड़ रही हैं आपस में, तो इसे हम कहेंगे एक रिलेशनल डेटाबेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेबल। अ डेटाबेस इज मेड अप ऑफ many objects, but the most important object is table, as it provides a proper structure to our database. So before understanding table in a proper way, let's understand what object of database is. कि object of database क्या होता है? A database object is any defined object in a database that is used to store or reference data. कोई भी database object जो कि हमारे डाटा को स्टोर या रेफर करने के लिए काम में आता है, उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा कहते हैं। एनीथिंग विच वी मेक फ्रॉम क्रिएट कमांड, या कोई भी ऐसी चीज जो हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके बनाते हैं, उसे भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टेबल नाउ। व्हाट एक्चुअली अ टेबल इज? अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स। डाटा एलिमेंट्स हमारी क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो भी वैल्यू हम टेबल के अंदर एंटर करते हैं वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी डाटा एलिमेंट्स कंसीडर की जाती हैं। हैविंग रोज एंड कॉलम्स, और ये आप सब जानते हैं कि जब भी एक टेबल बनाई जाती है तो उसमें रोज और कॉलम्स दोनों चीजें होती हैं। एक टेबल के अंदर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स तो स्पेसिफाइड होती हैं कि अगर हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं तो 5 ही होंगे, 7 बनाने हैं तो 7 ही होंगे, लेकिन रोज उसमें कितनी भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा दैट यू हैव टू मेंटेन। अगर आपको 10 रिकॉर्ड्स का डाटा बनाना है तो 10, 20, 30, 100, लैक्स कितनी भी हो सकती हैं उसमें। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज जो हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके बनाते हैं, दैट इज नोन एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो अब टेबल भी हमारा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो जब हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करते हैं टेबल बनाने के लिए, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। अगर आप टीचर्स की टेबल बना रहे हैं तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल टीचर्स, देन कॉलम यानी कि टीचर आईडी और उसका डाटा टाइप। और टीचर आईडी क्योंकि आप 1 2 3 ऐसे करके डालेंगे तो वो न्यूमेरिक डाटा हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिक। और डिफॉल्ट एक्सपीआई यानी कि उसको आपको उसमें कितनी रेंज रखनी है, 10 रखनी है, 15 रखनी है, तो वो आप मेंशन करेंगे। सपोज क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, हेयर DEPT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट। अब उसके अंदर आपका कॉलम आ गया डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि वो एक नंबर है तो हम 2, क्योंकि हम उसमें 10, 11, 12, 13 ऐसे पास करेंगे वैल्यूज। देन डिपार्टमेंट नेम, वेयर कैर यानी कि उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज और टेक्स्ट दोनों रख सकते हैं। डी लॉक इज डिपार्टमेंट लोकेशन, उसको भी आप वेयर कैर रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप अल्फाबेट्स या फिर अपने न्यूमेरिक वैल्यूज डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एक टेबल है वो क्रिएट की जाती है। नाउ अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। जब हम एक टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट इज योर फील्ड कॉलम। सबसे पहले आपकी क्या है? फील्ड कॉलम है, ठीक है, यानी आपकी जो फील्ड्स होती हैं उसी को हम कॉलम कहते हैं। इट इज व्हाट इंफॉर्मेशन ऑफ ए टेबल इज स्टोर्ड इन हेड्स,
जो भी आपकी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसमें एक पर्टिकुलर हेड होता है, जैसे कि आप हेडर भी कह सकते हैं, और उस चीज को हम फील्ड कहते हैं। और कॉलम्स आपके हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। सेकंड इज कॉलम नेम्स। ईच कॉलम हैज एन इंडिविजुअल नेम। हर एक कॉलम का अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है। नो डुप्लीकेसी, यानी कि कोई भी टेबल जो है वो अपने अंदर एक ही नाम के दो कॉलम्स नहीं रख सकती। थर्ड इज रिकॉर्ड, जिसे कि हम रो कहते हैं। ऑल कॉलम्स मेक अ रो। जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सब रो बनाते हैं। और ईच रो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक्स। और हर रो में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फोर्थ इज कॉलम वैल्यू। वैल्यू ऑफ ईच फील्ड मेक्स अ रो कॉल्ड कॉलम वैल्यू। हर एक फील्ड के अंदर जो जो वैल्यूज होती हैं वो सब मिलके एक कॉलम वैल्यू बनाते हैं। एंड लास्ट इज योर की फील्ड, अ फील्ड विच कैन क्रिएट अ लिंक। एक ऐसी फील्ड जो कि लिंक बनाती है किसके साथ, दूसरी टेबल के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स थ्रू अ डायग्राम सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले हमने बात करी थी फील्ड्स यानी कि कॉलम्स की। तो इसमें आप ये जितना देख रहे हैं, एजेंट कोड, एजेंट नेम, ये सब देखिए पर्टिकुलर कॉलम्स हैं इसमें आपके पास, ये है ना। वर्किंग एरिया, कमीशन, फोन नंबर, दीज आर पर्टिकुलर कॉलम्स। सो दीज ऑल आर योर वर्ड, दीज ऑल आर योर फील्ड्स। नेक्स्ट इज कॉलम नेम्स। तो ये जिस भी आपने पर्टिकुलर कॉलम को ये नेम प्रोवाइड किया है, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपके कॉलम नेम्स बनाते हैं। रिकॉर्ड यानी कि आपका रो, जो आप ये रिकॉर्ड डाला 8007 राम सुंदर बैंगलोर, कमीशन 0.15, फोन नंबर, ये पूरा एक रिकॉर्ड है आपके पास। तो आप एक टेबल के अंदर जितने चाहें उतने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। और हर एक रो में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी। अगर राम सुंदर की इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ राम सुंदर की, नो अदर पर्सन इंफॉर्मेशन विल बी देयर। देन इज कॉलम वैल्यूज। आपके पर्टिकुलर कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं, ये 8001 लंदन, फोन नंबर, ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो आपके कॉलम में इंक्लूडेड होती हैं। और की फील्ड, ये एजेंट कोड, ठीक है, ये वो फील्ड है जिससे के थ्रू आप दूसरी टेबल के साथ अपनी इस टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। So as we are talking about key fields, let's see what keys actually are. The most important attribute, that is keys. Key is the most important attribute, or you can say set of attributes. And what this do? It helps you to identify a row, जिसे कि हम टपल भी कहते हैं। एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर किसी भी रो को या टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जिस एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं वो है की। दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। की मदद से आप दो टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं। हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। यूनिकली मतलब बिल्कुल अलग तरीके से आपको एक रो को पहचानने में मदद करती है एक टेबल के अंदर। विद हेल्प ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स, क्योंकि उस टेबल के अंदर एक कॉलम की टेबल तो कभी बनेगी नहीं, तो उसके अंदर जितने भी सारे कॉलम कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, उन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यह पर्सन टेबल आपको दे रखी है, तो पर्सन का जो पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, या उसका फोन नंबर है, जो भी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती हैं, वो सब क्या है, यूनिक है। तो इन सब के थ्रू आप किसी और टेबल से इस टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ
द क्वेश्चन राइजेस, वाई डू वी नीड अ की? एक की जरूरत क्यों है? एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आप इसका आसानी से आंसर पता लगा सकते हैं। वाई वी नीड इट? वी नीड इट as it helps in identifying a relation between two tables and identify a row uniquely। क्योंकि ये हमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने में, उसको फाइंड करने में मदद करता है और रो को यूनिकली फाइंड करने में भी हमारी मदद करता है। अब आप कहेंगे जैसे डेटाबेस के टाइप्स होते हैं, क्या कीज के भी टाइप होते हैं? यस, let's discuss about types of keys. So, in your syllabus, you have 5 types of keys. First is primary key, composite primary key, alternate key, candidate key, and last is foreign key. Let's move to primary key first. Primary key is what? It is used to identify one and only one instance of an entity uniquely। ये आपको केवल एक और केवल एक एंटिटी को अलग से पहचानने में मदद करती है। An entity can contain multiple keys। एक एंटिटी के अंदर कई सारी कीज हो सकती हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले पर्सन टेबल में अपने पास देखा था, इस वाली पे आपने देखा था, ठीक है, कि पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये सब था आपके पास, मल्टीपल कीज थी। लेकिन प्राइमरी की केवल एक की के बेस पे, एक इंस्टेंस के बेस पे आपको मदद करती है फाइंड करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल ओवर हियर, ओके, तो इसमें जो आपकी ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी क्या है? यूनिक है हर एक एम्प्लॉय के लिए। इसी तरीके से हम पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर, इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर हर पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। तो इनमें से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट प्राइमरी की। A key that consists of more than one attribute। एक ऐसी की जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम कंपोजिट की या फिर कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। यानी कि वो की जिसमें की आपके पास दो या दो से ज्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो, वो आपकी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है। जैसे कि आपकी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, तो ये दोनों क्या है? दो चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपको यूनिकली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद कर सकती हैं, तो इन्हें हम प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। टपल आपका क्या होता है? रो। तो कैंडिडेट की आपकी किसी भी पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट प्राइमरी की, प्राइमरी की को छोड़ के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे कैंडिडेट कीज होते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट कीज होती हैं वो प्राइमरी की तरह ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे कि इन योर एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है, आईडी क्या है? वो बेस्ट है आपकी प्राइमरी की के लिए। लेकिन जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं आपके, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, इनको हम कैंडिडेट की कंसीडर कर सकते हैं। अल्टरनेट की, जितनी भी कैंडिडेट कीज होती हैं, ठीक है, उन सब में से कोई एक जो प्राइमरी की बनती है और बाकी जो बची हुई कीज होती हैं उनको हम अल्टरनेट या फिर सेकेंडरी कीज कहते हैं। जैसे कि इस टेबल में मेरे पास क्या है? 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। लेकिन इसमें से दो कैंडिडेट कीज हैं टेबल में, वो क्या है? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर। तो इन दोनों में से मैं किसी का भी चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ।
चाहे मैं एम्प्लॉय आईडी का इस्तेमाल करूं, चाहे मैं एम्प्लॉय नंबर का इस्तेमाल करूं दूसरी टेबल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर हम ऐसे कैंडिडेट कीज में से किसी भी एक की को निकालते हैं यूज करने के लिए, तो उसे हम अल्टरनेट की कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन की। Foreign keys are the column of table which is used to point to the primary key of another table. Foreign keys वो होती हैं जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करने में हमारी मदद करती हैं, यानी कि ये दो टेबल्स के बीच में क्रॉस रेफरेंस का काम करती हैं। वी हैव टू टेबल्स, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय टेबल के अंदर और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी है, इट इज नॉट अ की, इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी को अपनी की बना रखा है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है ये क्या है, एक प्राइमरी की है। और क्योंकि एम्प्लॉय टेबल का जो डाटा है वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक फॉरेन की बन चुकी है। अब तक हमने ये सब समझा कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, उसमें टेबल्स कैसे बनती हैं, टेबल्स के अंदर डाटा को कैसे आपस में रिलेट किया जाता है, कैसे कीज काम करती हैं। तो अब चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अभी तक जो कुछ हमने टेबल के बारे में पढ़ा उसमें होता क्या क्या है, यानी कि एक छोटी सी टेबल अगर हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। Here I have opened openoffice.org. Select database from here because we have to create a table. It will ask that create a new database अगर आपको नया database बनाना है, open an existing database file अगर पहले से आपका कोई database बना हुआ वो अगर आपको open करना है, connect to an existing database या पहले से बने बनाए कोई database के साथ आपको जुड़ना है। So I am doing what? I am selecting create a new database and then click on next. Now it is asking, do you want to register the database? Open database for editing. Obviously अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम database में एडिटिंग करना चाहेंगे। Create tables using the table wizard. और टेबल भी बनानी है हमें टेबल विजार्ड का इस्तेमाल करके। And then click on finish. Now it is asking you to write the name of your database. I am writing the name new data table and click save. Okay, as you click on it, it opened over here and now it is asking you to select something. आगे पास दो कैटेगरीज ये रखी हैं, बिजनेस एंड पर्सनल। तो अगर आप इसमें से ये सारी वो चीज़ें जो पहले से ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, अगर इसमें से आप कोई सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन cancel it from here. Now as your tables option is selected, click on create table in design view. आपके पास ये फॉर्म खुल के आया। अब इसमें आपको फील्ड्स के नेम लिखने हैं। तो समझ लीजिए मैं एक स्टूडेंट के लिए टेबल बना रही हूँ। सो आई विल राइट ओवर हेयर स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ से आपको डाटा टाइप चूज करना है। स्टूडेंट आईडी ऑब्वियसली आपके नंबर्स में होएगी तो आप न्यूमेरिक चूज कर सकते हैं। और यहाँ नीचे एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको डाटा एंटर करना है, अगर आप नो कर देंगे तो आप उसमें डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे। सो क्लिक ऑन यस। और आपको उसकी लेंथ कितनी रखनी है, आईडी की लेंथ 15। ओके, नाउ कम टू योर सेकंड, देन इज स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आपका टेक्स्ट में ही होगा। मेक दिस एंट्री यस और इसको आप 50 ही रहने दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट की क्लास भी आपकी न्यूमेरिक में जाएगी। अगेन हेयर मेक दिस एंट्री यस। हर एक एंट्री को आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप फील्ड को एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं तभी आप उसमें नो करेंगे, अदरवाइज आप उसमें हाँ कोई ना कोई
यस, कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे यस की या फिर नो की। स्टूडेंट रोल नंबर, roll number again in your numeric, yes, and make this length 15. Okay, student date of birth, स्टूडेंट एड्रेस आपका वेर कैरी रहेगा क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों होती हैं। मेक इट यस और इसको आप 70 कर दीजिए क्योंकि कई बार एड्रेस क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नाउ एज यू डू दिस, क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन सेव एज। अब आपको अपनी टेबल का नेम देना है, तो आप इसको नाम दीजिए डाटा टेबल, प्रेस ओके। इट इज सेइंग नो प्राइमरी की, हमने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, कोई प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, हाँ। तो प्राइमरी कैसे बनेगी, स्टूडेंट आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना है, राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन प्राइमरी की। जैसे ही आपने इसे प्राइमरी की बनाया, देखिए आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी की बनी आ गई है, तो अब आपके पास ये क्या है, प्राइमरी की है। नाउ यू कैन save it, okay, now your table is saved, क्रॉस इट एंड सी। आपने डाटा टेबल बनाई थी तो देखिए आपके पास यहाँ पे डाटा टेबल उसने शो कर दी। नाउ डबल क्लिक ऑन इट, ये आपके पास आपकी टेबल बनी आ गई। आपने यही फील्ड्स बनाई थी इसमें, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। अब इसमें आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। You can enter as many records as you want. After this, close this and again open it. See, whatever you have entered, all that data is saved over here. Okay, I have told you earlier that student ID over here is your primary key. So let's create another table. I am creating again student table. Make it numeric, data entry as, and here I am entering some other data over here. Okay,
Make each entry, yes. Make it yes. Click on save and name it as student table. Okay. We have to make a primary key. अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जो मैंने ये दूसरी टेबल बनाई है इसमें मैं स्टूडेंट डेट, तो अब हमारे पास कितनी टेबल हैं, दो टेबल हैं, डाटा टेबल और स्टूडेंट टेबल। हमारे पास जो डाटा टेबल है, ठीक है, इसमें हमारी स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की, और जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है इसमें हमारी प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। तो पहली टेबल में जो हमारा स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है और इस में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में क्या फर्क है। जो हमारी फर्स्ट टेबल में डेट ऑफ बर्थ थी वो सिर्फ केवल एक एट्रीब्यूट है, और जबकि यहाँ पर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ये प्राइमरी की है। तो अगर मैं वहाँ के एट्रीब्यूट को यहाँ की प्राइमरी की से आपस में कनेक्ट करती हूँ, यानी कि दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करती हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉरेन की का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर मेरी इसमें जो है स्टूडेंट रोल नंबर है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, वो भी अलग अलग होता है। तो इसके थ्रू भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी डाटा को हैंडल कर सकती हूँ और रिलेट कर सकती हूँ। तो इसमें भी हम लोग अपनी कंपोजिट की, कैंडिडेट की, इन अल्टरनेट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डाटा जो हमने किया प्रैक्टिकली परफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सारी कीज़ हैं वो बनती हैं। इसी तरीके से हम अपनी टेबल भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेबल क्रिएट करके दिखाई। द वे आई क्रिएटेड द टेबल दैट वाज अ सिंपल वन, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे हमारे पास एक टर्म आएगी एसक्यूएल, जो कि एक लैंग्वेज है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो उस लैंग्वेज में जो सिंटेक्सेस हैं, जो मैंने आपको अभी एक स्लाइड में दिखाया भी था, उस कमांड के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज RDBMS सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी दिन टाइम पहले हमने ये पढ़ा था RDBMS क्या होता है, लेकिन हमने उसके सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि RDBMS सॉफ्टवेयर होता क्या है। RDBMS is what it is relational database management system where all data is represented in sequences that are in turn grouped into relationships। यहाँ पे हम सारे डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और बाद में वही डाटा जो है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और you can say it is a program that allows database users to perform different queries on relational database। हमारे पास जितना भी रिलेशनल डाटा होता है उसके ऊपर यूजर्स जो होते हैं वो कोई भी क्वेरी अगर परफॉर्म करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें मदद करता है उन क्वेरीज को आगे रन करवाने के लिए। सपोज कम many companies are there and every company has to do what, it has to create and manage relational databases। और जब भी उसे ऐसा करना होता है तो क्या क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है। इट हैज़ एम्प्लॉय डाटा, कस्टमर डाटा, सेल्स डाटा, फोन नंबर, सेंसस रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड्स। इन कंपनी में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So whenever they have to create a large amount of data and they have to relate them, they use RDBMS software for that। टॉप फ्री RDBMS सॉफ्टवेयर, कई RDBMS सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं या हमें पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं, बट मैनी आर देयर दैट आर फ्री, जो कि फ्री भी होते हैं। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे पास मारिया डीबी, एसक्यूलाइट, फायरबर्ड, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। दीज आर द फ्री सॉफ्टवेयर ओवर हियर। तो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ RDBMS कि हमारे पास एक डेटाबेस है और एक डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं अगर हम उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या है, उसका एक रिलेशनशिप बनाता है आपस में। So whatever the tables are over here, they all are connected with each other. It means they are establishing a relation with each other. In this way, a relational database system software help us. Now, what else we can do through this software? It allows you to add data। हम इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। We can update our database, we can search values and we can take out the information from this। अब आप कहेंगे मैम इतना सब कुछ हम लोग इससे कर सकते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं।
The main benefit is partitioning and replication schemes that help businesses to improve their overall performance. जब वो किसी डाटा को पार्टीशन करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो इससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज दिस सिस्टम, इस सिस्टम को कई सारे यूजर्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान है, इस्तेमाल करना आसान है। और इसमें जो हम एसक्यूएल लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे, इट हेल्प अस, क्योंकि इसमें जो भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है बिकॉज मैनी ऑफ द RDBMS सॉफ्टवेयर आर फ्री एंड यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम नेट। अफोर्डेबिलिटी, आप इसको अफोर्ड भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज हमने जो कुछ डिस्कस किया यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू आर स्टिल in doubt or if you have any doubt, just comment in the comment box. If you are an old visitor, keep watching our channel, like, share और comment करना मत भूलिएगा। If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon to receive notification of next video. Meet you in the next session. Till then, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।